तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड वीडियो सॉलिड स्टेट के ऊपर। सबको पहले तो प्रणाम, सबका स्वागत है सेकंड वीडियो में सॉलिड स्टेट का। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो क्लासिफिकेशन है, इसका बेसिस क्या लिया गया है, इसका बेसिस क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका बेसिस है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर इंटर पार्टिकल फोर्सेस। या फिर आप बोल सकते हो दूसरा नाम इसका बाइंडिंग फोर्सेस। ठीक। अब बाइंडिंग फोर्सेस के बेसिस पे इसको हम लोग ये कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कितने तरीकों में। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग आयनिक आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर। अब इन सारे सॉलिड्स में जिन सारों को दिया हुआ है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस और क्या क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इनमें पार्टिकल्स क्या होता है, ठीक है, जो लैटिस पॉइंट्स को लेते हैं। पहले लैटिस पॉइंट्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग हम आपको बाद में, अभी थोड़ा लैटिस इसी वीडियो में आगे चल के आपको बताएंगे कि लैटिस पॉइंट्स क्या होता है। आप इसको फिलहाल समझ सकते हैं, फिलहाल इसको जान लीजिए कि पार्टिकल्स क्या था। यहाँ जो इंटर पार्टिकल फोर्स के बारे में बात हो रहा है, तो ये पार्टिकल्स कौन से हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सा बात है, आयनिक कंपाउंड्स में क्या रहता है, एनायंस रहता है, कैटायंस रहता है। जैसे मान लीजिए आपका NaCl है, ठीक है, NaCl है, तो NaCl में आपका कौन सा फोर्सेस होगा, Na प्लस और Cl माइनस आपका है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। इसलिए इस बॉन्ड का नाम क्या था, इस बॉन्ड का नाम आप आयनिक बॉन्ड बोलते थे, ठीक है, आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते थे, या फिर इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते थे इसको, ठीक है, 11th में पढ़े हैं ये वाला। ओके, सो दीज आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, मींस द बाइंडिंग फोर्स हियर ओवर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इसमें फोर्सेस है। मेटेलिक में कैसे हैं, मेटेलिक में है आपके मेटेलिक बॉन्ड्स। अच्छा, मेटल में पार्टिकल्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मेटल में जनरली जो पार्टिकल्स होता है उसको हम बताते हैं। जैसे मान लो ये मेटल का शीट है, बहुत ही थिन शीट है, तो इसमें पार्टिकल्स जो होंगे ये एटम्स होंगे, ठीक है। आपका जो भी चीज है, सोडियम मेटल है तो सोडियम के एटम्स होंगे उसमें, ठीक है। और इन सोडियम एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे सोडियम एटम्स के, वो ये सब खाली जगह है ना, इसमें तैरते रहेंगे, ठीक है, इसमें क्या रहेंगे, तैरते रहेंगे, ठीक है, ठीक है। और अब देखो, ये अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तैर रहे हैं तब ये कैटायंस है। ये जो आपका यहाँ पे ये है, ये आपका बेसिकली कैटायंस है, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो लूज कर दिया है ये, ठीक है। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तैर रहे हैं खाली जगह सब में, ठीक है। अब क्योंकि कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, तो उनके वजह से कुछ फोर्सेस डेवलप होते हैं, जिसके वजह से ये सोडियम एटम सारा इंटैक्ट रहता है, ठीक है, मतलब अपने जगह से नहीं हिलता है, ठीक है। बहुत ही, ये भी फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनको हम लोग मेटेलिक बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी जानते होंगे, यही होता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ये मेटल्स के केस में होता है, ठीक है, सी मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि अगर मान लीजिए इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दें, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दें, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से आप जोड़ दोगे, ठीक है, यहाँ पे आप बैटरी लगा दो एक, ठीक है, मैं यहाँ खाली जगह बैटरी लगा दूं,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव वाले की तरफ, ठीक है। ये मूव करेंगे और इनका डायरेक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जो स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन होता है, स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन या फिर जो भी है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। जब शुरुआत में स्क्रॉडिंजर इक्वेशन के हिसाब से, वैसे हम लोग मोशन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं बता सकते उतना अच्छे से, लेकिन ये रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे तैसे, इनका अपना मतलब ये हम लोग नहीं बता सकते, रैंडमली जैसे तैसे मूव करते रहते हैं, ठीक है। और ये जब इनको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स का एक डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये डायरेक्शनली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, इस पर्टिकुलर डायरेक्शंस में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था ये लोग रैंडमली मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जैसे तैसे इसी खाली जगह में मूव करते रहते हैं। और अगर इसको हम लोग डाल दें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इनका डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये बहना स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पे, सोडियम के। अच्छा, ये यही पर्टिकुलर टेक्निक होता है, कंडक्टर्स जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। वैसे कंडक्टर्स कैसे करते हैं ये हम बताएंगे अभी, एक बैलेंस उसका मतलब एक बैंड थ्योरी है, मतलब किस तरह से कंडक्शन बैंड डेवलप होता है, क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो समझ लीजिए, वो इसी एटम्स के थ्रू ही होता है। इन ये जो आपका मेटल एटम्स होते हैं उन्हीं के थ्रू ये फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का। और बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स तो ड्रिफ्ट करते हैं, अगर ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिसिटी आप लोग पढ़े होंगे तो ड्रिफ्ट के थ्रू उन लोग का फ्लो होता है। इसके बारे में फिलहाल मेटेलिक बॉन्डिंग में आप इतना जान लीजिए कि इसका मॉडल इसी तरीके का होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कोवलेंट एटम्स। ये क्या होता है, ये सॉलिड्स किस तरीके के होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एटम्स है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोवलेंट सॉलिड्स के केस में क्या है, कोवलेंट सॉलिड्स आपके कैसे सॉलिड्स होते हैं इसके बारे में बोल देते हैं। कोवलेंट सॉलिड्स आपके वो सॉलिड्स होते हैं जो एलोट्रोपिक फॉर्म में रहते हैं। जनरली इस बात को याद रखिएगा, जो एलोट्रोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे दो पर्टिकुलर चीज दिया गया है, ये आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये आपका ग्राफाइट का स्ट्रक्चर है। ग्राफाइट का स्ट्रक्चर, ये दोनों कोवलेंट सॉलिड्स है, दीज आर बोथ आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। और एक भी होता है बकमिस्टर फ्लोरीन, इसका वो भी होता है, लेकिन ये दोनों क्योंकि बहुत दिन पहले से ही जाना गया है, तो दीज आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन द एलिमेंट कार्बन, डिफरेंट। अब इसमें क्या है देख लीजिए, ये एटम्स जो आपको दिख रहे हैं, जो मतलब ब्लू सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ब्लू स्फेरिकल थिंग्स यू आर सीइंग ओवर हियर इज योर कार्बन एटम, and these carbon atoms are linked by covalent bonds. This is covalent bond, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, ओके। सो इसीलिए सिमिलरली यहां पर भी ये कोवलेंट बॉन्ड ही है, कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन हाँ, इसी में एक चीज देखिएगा कि ग्राफाइट के केस में ये ऊपर और ये नीचे दोनों लेयर्स में आपका थोड़ा सा गैप है, ठीक है, थोड़ा सा गैप है। तो फिर ये पर्टिकुलर चीज जो है आपका कोवलेंट बॉन्ड्स, ये ब्लू वाला जो थिक लाइन है वो है, ठीक है। ये जो लाइट की सा लाइन है ये आपका कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं है, ठीक है। तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वैसे ठीक है, उनमें आपको कोवलेंट सॉलिड्स मिलेंगे। तो उनमें जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गए, एटम्स हो गए, इसमें एटम्स है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और किस तरह का इसमें फोर्सेस होता है, बाइंडिंग फोर्स होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड्स होता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स होता है। अच्छा, एक आपका यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का यूज दिया गया है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जो जिनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जितने भी कंपाउंड आप पढ़ते हो ना, जितने जैसा आपका मॉलिक्यूल होगा उस हिसाब का। लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या क्या होंगे, तो आपने 11th में पढ़ रखा होगा कि ये वैंडर वाल्स फोर्सेस होते हैं, ठीक है, ठीक है, वैंडर वाल्स फोर्सेस होते हैं। अब वैंडर वाल्स फोर्सेस कितने तरीके के होते हैं, एक आपका लंडन फोर्स होता है,
ठीक है। ये लंदन फोर्स क्या होता है? लंदन फोर्स होता है जब आपका, मान लीजिए कि कोई, जैसे बोलते हैं कि हाइड्रोजन का हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, दो हाइड्रोजन एटम्स का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के दो एटम्स हो गए। अब इन दोनों हाइड्रोजन के एटम्स में इस चीज को समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब बोलोगे कि क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन है, दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो बॉन्ड के बीचों बीच इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी बीचों बीच नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। तो वो थोड़ा भी टाइम, जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए या फिर ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ आएगा, तो इवन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बस है ना बॉन्ड के बीच में, हम कहीं और, ऐसा नहीं है कि किसी एक की तरफ पूरा ड्रिफ्ट हो जा रहा है, थोड़ा देर के लिए होगा, पॉइंट ऑफ मिनी सेकेंड्स के लिए आप बोल सकते हो, वैसा हो रहा होगा। तो वहां पे एक, मतलब उस समय इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन मोलेक्यूल के ऊपर पोलैरिटी आ जाएगा, ठीक है। पोलैरिटी हो जाएगा, मतलब समझ के चलो कि दो हाइड्रोजन है तो इसके ऊपर कुछ डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर कुछ डेल्टा डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके बगल में अगर कोई हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अगर मान लो इसके ऊपर डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर, अब ये क्या करेगा, इस पे इंड्यूस कर देगा। इंडक्शन आप लोग पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से फिजिक्स के पहले चैप्टर में, ट्वेल्थ में। तो इंडक्शन क्या होगा, ये अब क्या करेगा, इसके ऊपर इंड्यूस करेगा डाइपोल, लेकिन उसी मिली सेकेंड्स टाइम में, उसी पर्टिकुलर टाइम में, है ना, ज्यादा टाइम का लैग नहीं हुआ, क्योंकि ये पोलैरिटी क्या है आपका, हमेशा नहीं रहेगा। ये पोलैरिटी क्या हो रहता है, थोड़ा थोड़ा देर पे अपना जाते रहता है, थोड़ा थोड़ा देर भी नहीं बोलो, थोड़ा थोड़ा मिली सेकेंड्स, ये पोलैरिटी खत्म हो जाएगा। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाता है, तो इसको आप बोलते हो लंदन फोर्स, इसको आप बोलते हो लंदन फोर्स। इसी तरह एक फोर्स होता है डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्या है कि मान लो कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो पहले से वो डाइपोल है, जैसे मान लो आपका H2O ले लो या फिर कुछ भी ले लो, है ना, H2O के ऊपर भी थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट रहता है, इसका भी डाइपोल मोमेंट है, इनफैक्ट इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है, H2O के अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। लेकिन अगर हम एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं, आप H2O नहीं भी लोगे तो AB करके ही समझो, है ना, AB करके ही समझो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर डाइपोल है ए बी, है ना, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ये और परमानेंटली ये डाइपोल है, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है बी, है ना, तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रखा हुआ अपने तरफ। तो ये क्या करेगा, आपका डाइपोल पहले से बना हुआ, अगर इसके बीच पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें डाइपोल नहीं है, जो न्यूट्रल है, जैसे ये दूसरा मिक्सचर के केस में हो सकता है, ठीक है, जब सॉल्यूशंस बनता है उस केस में हो सकता है। तो लेकिन सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पे प्योर है, लेकिन तो भी ये इंपॉर्टेंट है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या है इसको समझ लीजिए। अब मान लीजिए किसी चीज के साथ इसको मिक्स किए, लेकिन जिसके साथ मिक्स किए उसका डाइपोल उतना अच्छा नहीं है, डाइपोल उतना अच्छा नहीं है, मतलब एक तरह से बोलो न्यूट्रल ही है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेम है, किसी तरह का डाइपोल नहीं फॉर्म हो रहा है। तब अब क्या करेगा, ये बी जैसे ही जाएगा इसके पास, तो इसके जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स होंगे, दो जो भी बॉन्ड होगा इनके बीच में, उस पे क्या करेगा, ये इंड्यूस कर देगा डाइपोल को। मतलब सपोज करो EF है, ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला इसके पास गया, तो इसको थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इस तरफ धकेल देगा, रिपेल कर देगा, तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। फिर इन दोनों के बीच में एक फोर्सेस जनरेट हो गए, इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद एक और होता है इसमें जिसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बोला जाता है, जैसे एक और होता है जिसको हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस क्या है कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पहले से डाइपोल हो, ठीक है, जैसे मान लो आप HCl समझ लो, ठीक है, तो HCl पहले से ये डाइपोल बहुत अच्छा है, ये बना हुआ, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, बगल में कोई मॉलिक्यूल होगा, इस पे भी डाइपोल होगा भाई HCl का, ठीक है।
अब क्या करेगा, ये एक फोर्स जनरेट कर लेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, दोनों दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इसी तरह का, दो या दो से ज्यादा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो फोर्सेस जनरेट हो जाएगा। इसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना, मतलब दो डाइपोल्स के बीच में जो फोर्स जनरेट हुआ उसको बोले डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और एक होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके बारे में आप 11th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप पढ़े थे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका जैसे वाटर के केस में होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसके बगल में कोई वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये सारा फोर्सेस होता है, इसे को बोलते हैं वैन डेर वाल्स फोर्सेस। अब इसमें जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा ये ऑर्डर को, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होगा उस केस में लंदन फोर्सेस का स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, उसके बाद होगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, उसके बाद होगा आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरीके का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, लेकिन याद रखिएगा पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ होता है वो अन्य किसी डाइपोल डाइपोल मतलब किसी और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप इसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कर लीजिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रखेगा, सबसे ज्यादा ये होगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब इसी मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप समझ में आ गया होगा, आप लोगों को क्लियर होगा मेरे ख्याल से। आयनिक में कैसे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, मेटालिक में कैसे होता है मेटालिक बॉन्ड्स, कोवलेंट में कैसे होता है कोवलेंट बॉन्ड्स, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है वैन डेर वाल्स फोर्सेज या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। इनफैक्ट चारों हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से इन सारे या फिर बेसिकली याद रखना कि जिस तरह से पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, जो फोर्सेस होते हैं, उसी पे डिपेंड करता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जैसे ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो नॉर्मल सा बात है, एक बात समझो। अब हाँ, इन सब में भी ऑर्डर बता देते हैं, इन सब में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहेगा। इनफैक्ट इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही है, ये भी बहुत अच्छा रहेगा, इन दोनों का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, मतलब हो सकता है दोनों बराबर ही समझो उसको, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड्स इसके बाद, और सबसे कमजोर होंगे आपके वैन डेर वाल्स फोर्सेस। तो अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ सोचो, अगर पार्टिकल्स अपने आप को बहुत टाइटली, मतलब कि सॉलिड स्टेट में बहुत टाइटली पैक करके रखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, बोल सकते हो कि ढांचा उतना मजबूत होगा, हार्ड होगा, ठीक है। तो यही इसका प्रॉपर्टी हो गया हार्ड, ठीक है। ब्रिटल, ब्रिटल मतलब क्या होता है, अगर ब्रिटल कोई भी चीज ब्रिटल, देखो हार्ड होना है कि सख्त है, अब ब्रिटल का क्या मतलब है कि हार्ड तो है भैया, हार्ड एंड ब्रिटल का मतलब हुआ कि आप अगर एक पर्टिकुलर हथौड़ा लो, ठीक है, और हथौड़ा लेकर के इस कोने पे मारो तो ये पर्टिकुलर चीज टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ये होता है ब्रिटल एज। इतना हार्ड है कि हथौड़ा मारने पे टूट जाता है, डिफॉर्म नहीं होता है, टूट जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो हार्ड एंड ब्रिटल, है ना। अगर मान लो डिफॉर्म होगा तो वही बोलेंगे डक्टाइल, ठीक है। अब डक्टाइल ये कैसे हो सकता है, इसका तो मॉलिक्यूल्स इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड है कि ये भैया डक्टाइल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। डक्टाइल कब होगा, जब आपका फोर्सेस थोड़ा वीक होंगे, मतलब थोड़ा मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पाए, है ना, स्लाइड करके चिपक पाए, है ना, उस तरीके का चीज सोचो अगर हो पाए तब जाके किसी चीज में डक्टिलिटी होगा। तो ब्रिटिलिटी और डक्टिलिटी मेरे ख्याल से आप दोनों समझ गए होंगे। ब्रिटल मतलब इतना हार्ड कि मारोगे तो टूट जाएगा, डक्टाइल मतलब अगर मारोगे तो चिपटा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। डक्टाइल, इवन डक्टाइल के लिए तो बोल सकते हो कि ड्रॉ कर सकते हो वायर्स में, है ना, वो चेप्टा होने वाला चीज था, वो मलिएबल बोला जाता है, ठीक है। इसको आप सीट्स बना सकते हो, मलिएबल नेचर का होता है, ठीक है ना, मलिएबल होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो आपका आयनिक सॉलिड्स है, आयनिक सॉलिड्स आर नॉट डक्टाइल और मलिएबल, दे आर ब्रिटल। अगर कोई चीज ब्रिटल होगा तो वो डक्टाइल मलिएबल नहीं हो सकता, एक बात ये भी याद रखिएगा,
ठीक है, डक्टाइल मलिएबल उसका होना मुश्किल। तो यहाँ पे आपका ये हार्ड होगा, ब्रिटल होगा, ठीक है। कोई चीज हार्ड है तो वो डक्टाइल मलिएबल हो सकता है, लेकिन कोई चीज हार्ड है अगर वो ब्रिटल है तब वो डक्टाइल मलिएबल नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर कोई हार्ड और डक्टाइल मलिएबल है तो ब्रिटल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हार्ड, ब्रिटल, और ये हो गया पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ठीक है। मतलब ये कंडक्ट नहीं करते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मान लो NaCl आपने लिया है, तो NaCl जो लोगे आप, तो NaCl आपका पाउडर के फॉर्म में होगा या फिर बोल सकते हो क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, छोटा छोटे 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 छोटा क्रिस्टल लैटिस होगा, छोटा वही बने रहता है, वही उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि सॉलिड फॉर्म में NaCl में Na प्लस है और Cl माइनस है, लेकिन क्या है कि Na प्लस और Cl माइनस सॉलिड फॉर्म में कहीं मूव नहीं कर रहा, वहीं पर बसा हुआ है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स के केस में जो चार्ज कैरियर्स होता है, बोल सकते हो, है ना। देखो करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब ये चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के केस में ये कैटायंस एंड एनायंस होता है। जैसे मान लो Na प्लस है तो Na प्लस और Cl माइनस होगा, कैटायंस एनायंस मूव करता है। तो अब दिक्कत ये है आयनिक कंपाउंड्स के साथ, क्योंकि सॉलिड स्टेट में Na प्लस और Cl माइनस का मूवमेंट नहीं होता है, तो ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, सॉलिड फॉर्म, याद रखना, है ना। पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर आप इसको मेल्ट कर दोगे, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, मेल्ट करने के बाद Na प्लस और Cl माइनस मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। या फिर आप NaCl का सॉल्यूशन लोगे, ठीक है, आप NaCl का सॉल्यूशन लोगे, तो NaCl का सॉल्यूशन लेने पे भी क्या होगा, कंडक्टिविटी आपका इंक्रीज कर जाएगा। ये बात को याद रखिएगा, है ना। कंडक्टिविटी को लेकर के एक बात बता दिए कि आयनिक कंपाउंड्स का कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, लेकिन मोल्टेन या फिर आपका सॉल्यूशन फेज में वो कंडक्टिविटी शो करता है, क्योंकि सॉल्यूशन जैसे ही आप NaCl को आप जैसे ही मान लो H2O में डाल दिए, ठीक है, तो H2O में जैसे ही डालोगे क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में अलग हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच में कोई फोर्सेस नहीं होंगे, फिर मतलब होंगे फोर्सेस, लेकिन ये दोनों अलग हो चुका रहेगा, उतना स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होगा जितना सॉलिड स्टेट में था। Na प्लस Cl माइनस में ना डिसोसिएट कर जाता है, बेसिकली NaCl क्या हो जाता है, डिसोसिएट कर जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। तो मतलब ये फ्री है मूव करने के लिए। तो सॉल्यूशन फेज में या फिर मोल्टेन फेज में आपका आयनिक कंपाउंड्स जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म में दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बात याद रखिएगा कि ये सॉलिड फॉर्म के लिए, ठीक है, सॉलिड में होता है, ठीक है। हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी इसका बोल सकते हो, हीट कंडक्ट करने का जो टेंडेंसी होता है ना, ये बोल सकते हो कि आपका कम होगा मोल्टेन फॉर्म में भी, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपका मोल्टेन फॉर्म में या फिर सॉल्यूशन फेज में बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। सो वेरी नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर, द मेटेलिक आयंस इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें तो ऑलरेडी बता चुके कि मेटल जो बॉन्ड्स होता है वो मेटल का सीट्स में होता है भैया, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो मूव कर सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होते रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और दूसरा चीज है कि जो है ना, अब इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस के कंपैरिजन में थोड़े कम रहते हैं, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहते जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक। मेटेलिक बॉन्ड्स केस में जो आपका बॉन्ड होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो थोड़ा कमजोर होता है, मतलब कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, उतने हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन यही बात याद रखना कि क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड्स भी एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी है, तो किसी में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा मजबूत हो गया तो वहां पे वो बहुत ज्यादा हार्ड भी हो सकते हैं, इवन आपका आयनिक कंपाउंड से ज्यादा हार्ड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब मेटेलिक कंपाउंड जो है इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में ही फोर्सेज है। इनफैक्ट सब में देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही है, दो चार्ज के बीच के ही जो ना ये हो रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है सबसे ज्यादा यहीं पर है, ठीक है, ये फोर्सेस सबसे ज्यादा यहीं पर रहते हैं। और मेटेलिक बॉन्ड्स के केस में ये इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी किसी केस में कम भी हो सकते हैं, इसलिए सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, है ना। गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, नॉर्मल सा बात है, जैसा कि बताएं मेटल्स एटम्स के थ्रू आपका कंडक्टिविटी होता है ना, और वो फ्लो करते रहते हैं, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद कोवलेंट, कोवलेंट एटम्स जो होते हैं इनमें कोवलेंट बॉन्ड्स होता है, जो कि मेटालिक बॉन्ड्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कंपैरिजन में, मतलब बोल सकते हो कि कोवलेंट बॉन्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है कहीं कहीं पे, ठीक है।
मेटेलिक से भी बोल सकते हो, कहीं कहीं पे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, लेकिन ये ब्रिटल नहीं होता, इतना हार्ड नहीं होता है कि ब्रिटल हो जाए, ठीक है। सो दे आर नॉट दैट मच हार्ड कि ये ब्रिटल हो जाना है, ठीक है, इसको ब्रिटल हो जाना है। सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ये जनरली बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एटम्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रांग है, कोवलेंट बॉन्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। मतलब ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से बोल सकते हो कि उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन हाँ तो भी कोवलेंट बॉन्ड्स का स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। इसके वजह से क्या रहता है, ये वेरी हार्ड होते हैं, ठीक है, दीज आर वेरी हार्ड, ठीक है। ये याद रखना कि ग्राफाइट एक्सेप्शन है, जो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये एक्सेप्शन है, ये ग्राफाइट है, ग्राफाइट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, ये हार्ड नहीं होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि देखो ग्राफाइट के ऊपर वाले लेयर और नीचे वाले लेयर के बीच में थोड़ा सा गैप है, ठीक है। ये गैप्स की वजह से क्या होता है, ये दोनों लेयर्स ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, दिस गैपिंग्स की वजह से ये अच्छा खासा डिस्टेंस रहता है, ठीक है, 340 पिकोमीटर। अब ये क्या कहते हैं, ये फोर्सेस उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्लाइड होता है, ठीक है, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे लेकिन ये फोर्सेस रहते हैं। अब इसके वजह से क्या है कि ग्राफाइट सॉफ्ट होता है, ग्राफाइट सॉफ्ट होता है, ठीक है। और ग्राफाइट जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये भी बता देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे दिया है कि पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, ये इसलिए लिखा है, देखो डायमंड के केस में जैसे समझ लो कि ये कार्बन अगर है तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 बॉन्ड चलो वो बना लिया है, ठीक है। मतलब कोई एक तरह से बोल सकते हो कि पूरे ग्राफाइट के स्ट्रक्चर में हर कार्बन एटम अपना 4 इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर चुका है बैलेंस बॉन्डिंग में, ठीक है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कोवलेंट बॉन्डिंग में यूज कर चुका है। अगर वो कोवलेंट बॉन्डिंग में यूज कर चुका है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है तो आप अगर इसको कंडक्टिविटी सोचोगे तो कंडक्टर नहीं हो पाएगा। अब लेकिन ग्राफाइट के केस में ऐसा नहीं है, ग्राफाइट के केस में एक एटम जो है वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप इसको देखो, अब इसको देखो, ये 1 2 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। अब ये 3 कार्बन एटम्स है, मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो यूज हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, और ये हर एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये रैंडमली मूव करते रहता है, और क्योंकि ये रैंडमली मूव कर सकता है ना, तो यहाँ पे ग्राफाइट आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ग्राफाइट इज एक्सेप्शन, आप इस चीज को यहाँ लिख सकते हैं, graphite is an exception कोवलेंट सॉलिड्स में। याद रखिएगा कि आपका जो ग्राफाइट है कोवलेंट सॉलिड्स के केस में, ग्राफाइट जो है ये आपका एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है, ठीक है। ये मतलब क्यों एक्सेप्शन है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, although it does not conduct heat, conductor of electricity only you can say, electricity, ठीक है। एंड व्हाई दे आर, बोल सकते हो कि यार क्यों कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्डिंग जो है ना, कोवलेंट सॉलिड्स आपका वो नॉन मेटल्स के केस में होता है। तो नॉन मेटल्स दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यू नो ऑलरेडी दिस पर्टिकुलर थिंग, नॉन मेटल्स उतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं हीट के, तो ये हीट का तो कंडक्टर होगा ही नहीं वैसे भी, ठीक है। आपका हाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ग्राफाइट कर सकता है, एक्सेप्शन केस है, बाकी और किसी में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये नॉन मेटल्स का ही जगह है। हाँ ग्राफाइट एक एक्सेप्शन है, ग्राफाइट में आपका कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, ये इन तीनों के कंपैरिजन में तो बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत बहुत कम होंगे। तो अगर बहुत कम होंगे तो ये सॉफ्ट होगा, पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होगा, ये कोवलेंट बॉडी ये से बना हुआ कंपाउंड्स है ना, इसमें सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड अप है बॉन्डिंग में, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स तो हो ही नहीं सकता है, तो दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हाँ लेकिन याद रखिएगा किसी किसी केस में, जैसे वाटर यहाँ पे है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, बिकॉज इट हैज लोन पेयर्स। तो ये चीज का ध्यान दीजिएगा कि लोन पेयर जहाँ पे है वहां पे आपका कंडक्टिविटी हो सकता है, ठीक है, दूसरा लिक्विड फॉर्म में बोल सकते हो। ये सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में देखो तो सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी नहीं होती है, ठीक, क्लियर है। सॉलिड स्टेट में आपका
कंडक्टिविटी आप करके चेक कर लो, है ना, बर्फ और ये से, है ना, हाथ मत लगा के चेक कर लेना आप लोग, करंट वरेंट मत लगा लेना, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। वाटर है घर में, देख लो, है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पता चल जाएगा, नहीं तो हम तो बता ही देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स खत्म हो गया, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब समझो, वहां पे एक लैटिस का बात हुआ था ना, क्रिस्टल लैटिस, ये क्रिस्टल लैटिस होता क्या है इसको समझो। देखो, हर एक सॉलिड जो होता है ना, हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, वो कुछ ढांचा बना करके रहता है, ठीक है। और जो ढांचा होता है, जो उसका ढांचा को ही हम लोग लैटिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ढांचा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली लैटिस को आप क्या बोल सकते हो, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ atoms, basically particles, atoms, molecules or ions in space is known as crystal lattice, और इसको स्पेस लैटिस भी कहीं कहीं बोला जाता है, स्पेस लैटिस, ठीक है। अब ये लैटिस बनता कैसे समझ लो, ये लैटिस बनता है, आपका जो हर एक एटम्स है वो लैटिस का एक पॉइंट है, ठीक है। जो एटम्स है, जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, आप जो भी पार्टिकल लो, ठीक है, वो क्या है, वो आपका लैटिस पॉइंट्स है, दीज लैटिस पॉइंट्स जो थिक करके है ब्लैक कलर में, वो आपका लैटिस पॉइंट्स है। अब इस लैटिस पॉइंट्स में याद रखिएगा, तो मतलब लैटिस पॉइंट्स जो होते हैं किसी भी ढांचे में, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, रिप्रेजेंट्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, पार्टिकल्स। और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, है ना। अब इन्हीं एटम्स के सेंटर को, मतलब एटम्स स्फेरिकल होंगे तो स्फीयर का एक सेंटर होगा, उन्हीं सेंटर को आप सारे एटम्स के सेंटर को एक साथ जोड़ देंगे, तो जोड़ देने के बाद जो आपको शेप मिलता है, जो स्ट्रक्चर मिलता है ना, उसको बोलते हैं लैटिस, वो होता है आपका लैटिस, ठीक है। तो लैटिस बेसिकली, क्रिस्टल लैटिस जो है कितने शेप्स का हो सकता है, तो याद रखिएगा क्रिस्टल लैटिस आपका 7 शेप्स का हो सकता है, ठीक है, ये हम बताएंगे आगे के वीडियो में बताएंगे, दे आर फाउंड ऑफ 7 शेप्स, ठीक है। और ये 7 शेप्स जो होते हैं इनके बारे में बताएंगे, ठीक है, 7 शेप्स के होते हैं, इनके बारे में अभी बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे लैटिस पॉइंट्स आपके क्या होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल एक बात याद रखिएगा, लैटिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर चीज जानना है हम लोगों को, वो है यूनिट सेल, ठीक है। अब यूनिट सेल क्या होता है समझो, कि अगर मान लो कि ये सारा एटम्स को मिला करके आपने लैटिस का ढांचा बनाया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर ढांचे को, जैसे मान लो ये क्या है, ये आपको क्यूब है, ठीक है, तो जैसे मान लो ये पर्टिकुलर शेप है ना, क्यूबिकल, ठीक है। उसी तरह 7 है, हम 7 सारे बताएंगे आपको, ऑल द 7 आई विल लेट यू नो। उससे पहले देखते हैं क्या आपने, ये आपका पूरा लैटिस बन गया। अब इस लैटिस में, जो ये लैटिस, पर्टिकुलर लैटिस आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस लैटिस में जो सबसे छोटा क्यूब है, ठीक है, जो सबसे छोटा क्यूब है, जिसको रिपीट करते, ये क्यूब के सेम क्यूब के ऊपर वैसा ही एक क्यूब रखे, साइड में एक क्यूब रखे, इधर एक क्यूब रखे, पीछे क्यूब रखे, इधर के सारे तरफ क्यूब रखते रखते मेरा लैटिस बना है, तो वो सबसे छोटा क्यूब जिसको रिपीट करते करते ये पूरा लैटिस बना है, उस एक छोटे से हिस्से को हम लोग बोलते हैं यूनिट्स, उसको बोलते हैं यूनिट्स। मतलब आपका जैसा शेप है,
आपका लैटिस का उसी शेप का सबसे छोटा हिस्सा जो उस पर्टिकुलर लैटिस में पाया जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग यूनिट सेल। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट सेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैन सी, ये आपका एक यूनिट सेल है, ये आपका एक यूनिट सेल है। दिस इज बेसिकली क्यूबिकल यूनिट सेल, क्योंकि अलग अलग शेप्स हो सकता है तो इसीलिए इसका ये क्यूबिकल है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे क्यूबिकल यूनिट सेल। ठीक है, ठीक है, क्यूबिकल यूनिट सेल। अब चलो, ये तो क्यूबिकल यूनिट सेल है, लेकिन एक यूनिट सेल को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, मतलब किसी को कैसे बताओगे कि ये कैसा यूनिट सेल है, मतलब शेप्स के थ्रू बताओगे, है ना। अब उस उन पर्टिकुलर शेप्स का कुछ क्राइटेरिया, मतलब किस चीज से बता पाएंगे हाँ कि ये शेप है, तो वो जरूरी पड़ता है आपको। वो बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं जो जो एजेस होते हैं उनका, मतलब किसी भी यूनिट सेल को बताने का तरीका होगा कि what are its edges, their edges, ठीक है ना, एजेस के हिसाब से पता चलेगा क्या शेप होता है। जैसे आप बोलोगे क्यूबिकल यूनिट सेल, तो आप बोलोगे क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, मतलब तीनों का तीनों एज इसमें क्या होगा, सेम होगा। क्यूब में आप बता सकते हो, तो एज एज के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि आखिर एज क्या है, तो एज के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं है तो ठीक है, जैसे यहाँ पे है तीनों इक्वल है तो चलो समझ में आया कि ये क्यूबिक होगा। लेकिन क्या सिर्फ एजेस के थ्रू, एजेस के रिलेशन से ही बता देंगे शेप, नहीं, एक और चीज है जिसके रिलेशन से हम लोग बताते हैं, वो होता है तीनों एजेस के बीच का एंगल्स। जैसे मान लो सी और बी के बीच का एंगल, यहाँ पे जैसे तीनों एंगल्स एक ही पॉइंट से दिखा दिया, हम अलग अलग दिखा देते हैं। सी और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है, और सिमिलरली ये आपका ए मान लो तो ए और सी के बीच का एंगल, ठीक है। तो आपका ये तीन एंगल्स है जिससे हम लोग बताते हैं कि आखिर क्या शेप है, ठीक है। तो मतलब वो तीनों एंगल्स को आप बोलो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, है ना। जैसे क्यूब्स के केस में आप बोलोगे कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। तो अब मेरा पता चल गया, अच्छा ये तीनों एंगल 90 डिग्री है और तीनों आपका साइड्स भी इक्वल है, एजेस भी इक्वल है, तो इसका मतलब मेरा शेप होगा क्यूबिकल। ये तो एकदम तय हो गया, समझ में आया। तो क्यूबिकल शेप होता है आपका ये पर्टिकुलर। तो उसी तरह किसी भी यूनिट सेल को, नो डाउट, अगर सिर्फ क्यूबिकल यूनिट सेल में, हर एक यूनिट सेल को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बाय देयर एजेस एंड द रिलेशन बिटवीन द एजेस एंड बाय देयर एंगल्स बिटवीन द एजेस, दैट इज अल्फा बीटा गामा। इन द केस ऑफ क्यूबिकल यूनिट सेल, क्यूबिकल यूनिट सेल के केस में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, ठीक है। तो ये एक यूनिट सेल को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। तो मतलब किसी भी यूनिट सेल को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो हाउ टू आइडेंटिफाई अ यूनिट सेल, हाउ टू आइडेंटिफाई द शेप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो इसमें पहला है बाय द रिलेशन बिटवीन देयर एजेस, एजेस, और दूसरा है बाय द रिलेशन between their angles, between the angles formed by each edge with other edge, ठीक है। जैसे इस केस में देख सकते हैं ए बी सी, ये तीन एज है, ठीक है।
और आपका इस केस में देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा, ये 3 आपका एंगल्स। ठीक है, क्लियर हो गया सबका? मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबका। ठीक है, और किसी को, जैसा कि हम पहले भी बताते थे कि कोई डाउट होने पे आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं मेरे ऑलरेडी, वो तो भेज ही सकते हैं मेरे पास जो भी डाउट होगा। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। मेरे ख्याल से आप यूनिट सेल भी समझ चुके हैं। तो यूनिट सेल के बाद अब आपको दिखाते हैं कि आखिर यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यूनिट सेल कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब यूनिट सेल, ये जो 3 टाइप्स है इनके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हैं आपके। पहला होता है जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। दूसरा होता है, और इसको आप सिंपल भी बोल सकते हो, और सिंपल। ठीक है, दूसरा होता है बॉडी सेंटर। ठीक है, और तीसरा होगा आपका एंड सेंटर। अब जैसे क्यूब के टर्म्स में हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर्स पे ही सिर्फ एटम्स हैं। तो अगर और अच्छा, एक बात याद रखना, ये एटम्स आपस में सटा हुआ है। ठीक है, तो ये एटम्स छोटा करके दिखाया ताकि आपको मतलब स्ट्रक्चर समझ में। याद रखना कि ये एटम्स एक दूसरे से सटा हुआ है। ठीक है, हम अभी आपको अलग से एक डायग्राम दिखाएंगे जिसमें तीनों का तीनों एटम्स आपको दिखा देंगे। तो मतलब किस तरीके का होता है। तो सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम्स होते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम्स है तो आपका हुआ सिंपल क्यूबिक। अच्छा, ये यूनिट सेल का डेफिनेशन, मतलब कितने तरह के यूनिट सेल हो सकते हैं, है ना ये। अगर बात करें क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में, ठीक है, तो क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में अगर बात करें तो ये तीनों तरह के यूनिट सेल पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब क्यूबिक क्रिस्टल में प्रिमिटिव और सिंपल भी, मतलब कि ये वाला आपका प्रिमिटिव सिंपल जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे, सिर्फ आपके जो कॉर्नर्स हैं वहां पे आपके एटम्स पाए जा रहे हैं, तो ये हुआ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसको बोलेंगे SCC बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको सिंपल क्यूबिक सेल बोल सकते हो। ठीक है, उसी तरह बॉडी सेंटर्ड वाले को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोला जाता है, और एंड सेंटर्ड वाले को ECC बोला जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस आते हैं सॉलिड स्टेट में जिसमें एज सेंटर्ड का भी यूज किया जाता है। ठीक है, एज सेंटर्ड का भी यूज किया था, लेकिन याद रखिएगा कि एज सेंटर्ड आपको बस क्वेश्चंस पूछता है। एज सेंटर्ड जैसा चीज आप बोल सकते हो कि आप खुद ही आपको लैटिस देना, तो एज सेंटर्ड वाला भी आप अपने से उसी लैटिस में एज सेंटर्ड वाला भी क्यूबिक स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, तो एज बना सकते हो, लेकिन ऐसा मतलब जो 14 है ना, एक्चुअली जो 14 ब्रेवाइस लैटिस जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैटिसेस दिया था, उन्होंने ब्रेवाइस लैटिसेस में कहीं पर भी मतलब उसमें एज सेंटर्ड का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है। तो एज सेंटर्ड सिर्फ आपको क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो कि एटम्स कैसे कैसे अरेंज्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका क्यूबिक क्रिस्टल्स में याद रखें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हो गए। टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव समझ गए, प्रिमिटिव मतलब सिर्फ कॉर्नर्स पे। अब बॉडी सेंटर समझिए क्या होता है। ठीक है, ये कॉर्नर्स पे तो है सारे के सारे। ठीक है, अब बॉडी के बीचों बीच भी एक एटम है। ठीक है, और ये याद रखिएगा, अब ये एटम भी टच किया हुआ, किसको किसको टच किया हुआ है ये अभी हम समझाएंगे, ये बताएंगे। ठीक है, दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये बॉडी के सेंटर में, मतलब कॉर्नर्स पे तो एटम्स होंगे ही। ठीक है, लेकिन बॉडी के सेंटर में भी एटम्स होंगे। ठीक है, बॉडी के सेंटर में भी एटम एक होगा। ठीक है, तो मतलब कॉर्नर्स पे एटम्स और प्लस हो गए आपके बॉडी के सेंटर में एटम्स। ठीक है, अब ये मिला के कितने एटम्स है, क्योंकि अगर नॉर्मली आप सोचो है ना कितने एटम्स है, ये निकालने का तरीका बताएंगे कि अगर मान लो ये एक एटम कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर के जो कॉर्नर पे एटम है उसका बस इतना ही हिस्सा एक यूनिट सेल के अंदर गया है।
बाकी जो हिस्सा है वो बाहर है। इस स्फीयर का, मान लो कि अगर एटम है स्फेरिकल है, तो इस स्फीयर का बस इतना ही हिस्सा आया है क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, बाहर बाकी बाहर है ना। लेकिन याद रखना कि बॉडी सेंटर्ड में जो एटम होता है वो क्यूबिक यूनिट सेल के पूरा अंदर होता है, मतलब पूरा का पूरा एटम ही अंदर होता है, ठीक है। कॉर्नर्स पे जो होता है, कॉर्नर्स पे, क्यूब के केस में जो कॉर्नर्स पे होता है वो आपका 1/8 पार्ट ऑफ वन एटम अंदर जाता है क्यूब का, मतलब ये हिस्सा हुआ 1/8 और ये हिस्सा हुआ आपका 7/8, ठीक है। जो बाहर गया वो है 7/8, जो अंदर आया 1/8। इसी तरह हर कॉर्नर पे 1/8 ही हिस्सा एटम का अंदर आता है, और एक बॉडी के सेंटर में भी होता है, तो इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। अच्छा, यहाँ पे हम एक और छोड़ दिए हैं, एक आपका एज सेंटर, तो ठीक है, एन सेंटर जैसा कुछ नहीं होता है, माने कि आप बना सकते हो, लेकिन वो वैसा ब्रेवाइस लैटिसेस में उसको शामिल नहीं किया गया है। एक आपका फेस सेंटर्ड भी होता है, ठीक है, फेस सेंटर्ड भी होता है, ठीक है, फेस सेंटर्ड भी होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि थोड़ा सा आप समझ लीजिए इस चीज को, बस थोड़ा सा। यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल में आपका सिंपल वाला होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा और फेस सेंटर्ड होगा, एंड सेंटर्ड आपका नहीं होता है। क्यूबिक यूनिट सेल में एंड सेंटर्ड वाला नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल तो इसी का क्यूबिक का तो नहीं बता रहे ना आपको, तो हम सारा का बता रहे हैं, ठीक है। तो क्यूबिक में ये तीनों होगा, तो हम फेस सेंटर्ड पहले समझा देते हैं, उसके बाद एंड सेंटर्ड हम दूसरे में समझा देंगे। देखिए आप पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, फेस सेंटर्ड का मतलब है, फेस सेंटर्ड का मतलब है कि कॉर्नर्स पे एटम रहेगा, ठीक है, कॉर्नर्स पे एटम रहेगा, लेकिन हर एक फेस के सेंटर पे भी एटम रहेगा। फेस के सेंटर पे, अगर मान लो किसी फेस के सेंटर पे, है ना, अगर एक एटम है, तो एटम का कितना हिस्सा स्फीयर के अंदर जाएगा। तो स्फीयर पे याद रखिए, कोई भी अगर एटम फेस पे है, खासकर क्यूबिकल के केस में, क्यूबिकल के केस में आधा हिस्सा चल जाता है अंदर, मतलब एक फेस पे आधा गुने एक एटम, आधा एटम होगा एक फेस पे, आधा गो एटम होगा, ठीक है। उसी तरह कॉर्नर्स पे 1/8 एटम होगा एक कॉर्नर पे, उसी तरह एक फेस पे आधा एटम होगा, ठीक है। अब बॉडी सेंटर जो वाला एटम जो होता है वो पूरा का पूरा रहता है, उसमें किसी तरह का टुकड़ा नहीं रहता है, ठीक है। यूनिट सेल के अंदर कितना जा रहा है, तो आप इसको समझ सकते हैं। अगर फेस के सेंटर पे रख के एक स्फीयर सोचो, एक बॉल रखो फेस के एकदम बीचों बीच, ठीक है, तो बॉल का आधा हिस्सा स्फीयर क्यूब के अंदर चल जाएगा, और जो आधा हिस्सा बॉल का होगा वो क्यूब के बाहर रहेगा। क्यूब के एक फेस पे आप एक बॉल रखो सेंटर में एकदम, है ना, तो आधा हिस्सा क्यूब के अंदर आएगा, आधा हिस्सा क्यूब के बाहर रहेगा। तो मतलब फेस सेंटर के केस में फेस पे आधा हिस्सा रहा, कॉर्नर्स पे 1/8 हिस्सा रहा, बॉडी सेंटर में आपका ये रहा। अच्छा, ये फेस सेंटर के केस में हर एक फेस पे आपका एटम्स रहेगा, हर एक फेस पे आपका एटम्स रहेगा, ठीक है। हर एक ही फेस पे, किसी भी ऐसा कोई नहीं है कि किस फेस पे कितना एटम्स रहेगा, छह फेस के बीचों बीच एक एटम रहेगा फेस के सेंटर में, ठीक है। क्यूब के केस में, किसके केस में, क्यूब के केस में, क्यूब के टोटल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड वाले में कितना हो जाएगा, हाफ गुने 6, मतलब 3 एटम फेस का सेंटर मिलाकर के बनेगा एक क्यूब, एक यूनिट सेल, ठीक है। और एंड सेंटर्ड क्या होता है, वैसे एक बात हम बता दें बस समझाने के लिए, ये चीज समझा रहे, क्यों हम इसमें समझाएंगे, ठीक है, तो उसको अलग ही समझा देते हैं। देखो यहाँ पे एंड सेंटर्ड क्या होता है, अब आप लोग पहले क्रिस्टल सिस्टम्स को देखो, ठीक है, आप लोग पहले क्रिस्टल सिस्टम्स को देखो, आप लोग पहले क्रिस्टल सिस्टम्स को देखो। ये है सारा मेरा क्रिस्टल सिस्टम्स, ठीक है। देखो क्रिस्टल सिस्टम्स होता है क्यूबिक, यहाँ सारा शेप्स को ध्यान में रखना, ये क्यूबिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक शेप में होता है। तो ऑर्थोरोम्बिक में आपका देख सकते हो ये 4 शेप है, सॉरी 4 शेप नहीं है, ये शेप आपका ऑर्थोरोम्बिक है, ये क्यूब आपका क्यूबिकल है, ये दोनों टेट्रागोनल है, ये दोनों टेट्रागोनल है, और ये दोनों आपका मोनोक्लिनिक है, ठीक है, ये रोम्बोहेड्रल है, और ये आपका ट्राइक्लिनिक है, और ये हेक्सागोनल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को समझा देते हैं कि क्यूबिक लैटिस में आपका एज सेंटर नहीं होता, लेकिन क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं इसलिए ताकि आप लोग समझो, एटम्स की अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरह से एटम्स रहते हैं अंदर में, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ कर कुछ कुछ हम पॉइंट्स बताएंगे, तब आप लोग को समझ में आएगा कि क्या क्यों ये जरूरी है। तो ये वाला देखो, ये सिंपल क्यूबिक है, ये फेस सेंटर्ड है, और ये बॉडी सेंटर्ड है। जो 14 ब्रेवाइस लैटिसेस दिए गए हैं उसमें एज सेंटर्ड नाम का कोई भी चीज नहीं है,
ठीक है, पहला बात इस बात को याद रखिए। अब यहाँ पे ये देखिए ऑर्थोरेम्बिक में चारों होते हैं, सिंपल भी, एंड सेंटर क्या होता है अब इसको समझ लो, इसी जगह समझा देते हैं एंड सेंटर्ड को। एंड सेंटर्ड के केस में जो सारे फेसेस होंगे, सारे फेसेस में से जो दो फेसेस होंगे आमने सामने वाले, किसी एक दो फेस पे आमने सामने वाले अपोजिट फेसेस, ठीक है, अपोजिट फेसेस दोनों के दोनों पे ही एक रहेगा, सिर्फ एक ही पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस पे, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर मान लो सारे फेसेस के सेंटर पे हो गया तब तो वो फेस सेंटर हो गया, जैसे कि ये वाला फेस सेंटर्ड भी होता है, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में आपका फेस सेंटर्ड भी होता है। और एंड सेंटर्ड का मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर और नीचे के दो एजेस पे, ठीक है। तो ये आपके हो गए 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड 14 ब्रेवाइस लैटिसेस। तो ये ब्रेवाइस लैटिसेस हैं आपके, इन सब में रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन आप लोग को बता देते हैं, रिलेशन क्या क्या है, रिलेशन आप लोग को बता देते हैं। तो आप इस चीज को लिख लीजिएगा, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्यूबिकल के केस में, क्यूबिकल लैटिस के केस में आपका ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, मतलब सारा एज इक्वल होता है, जैसा कि बताए थे, अल्फा बीटा गामा ये मिला के क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक के केस में याद रखिएगा, ए नॉट इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स, ऑर्थोरोम्बिक में आपका ए नॉट इक्वल्स टू बी एंड नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है। उसी तरह अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। टेट्रागोनल के केस में याद रखिएगा, टेट्रागोनल के केस में आप लोग, टेट्रागोनल के केस में, ये पर्टिकुलर केस में आपका टेट्रागोनल के केस में होगा a इज इक्वल्स टू बी बट a इज इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है, बट नॉट इक्वल्स टू सी, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, okay, in the case of tetragon. Next comes your monoclinic. In the case of monoclinic, a is not equals to b, not equals to c. In the case of monoclinic, a not equals to b, not equals to c, alpha is equals to gamma is equals to 90 degree, 90 degree, and beta is not equals to 90 degree, okay, beta is not equals to 90 degree. Next, in the case of rhombohedral, rhombohedral, once did you understand in the case of rhombohedral, rhombus जो होता है, जैसा कि आपको पता भी है कि rhombus में a is equals to b is equals to c होता है, but rhombus में कोई भी एंगल जैसा कि बराबर नहीं होता, rhombohedral में भी कोई भी एंगल बराबर नहीं होता, मतलब सॉरी, एंगल्स बराबर होता है लेकिन 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है, 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में, ट्राइक्लिनिक का कहा, यही लिख दें, ट्राइक्लिनिक का यहां लिख देते हैं, ए नॉट इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है, और यहां पे याद रखिएगा अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा, नॉट इक्वल्स टू
गामा एंड डज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री ऑल्सो, मतलब एक तो 90 डिग्री भी नहीं होगा कोई, और ऊपर से तीनों इक्वल भी नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेक्सागोनल, इसके बारे में तो बहुत बातें होंगी बाद में। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये आपका याद रखिएगा, A इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, इसमें सिर्फ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है। A इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, और एंगल्स का यहाँ पे क्या होता है, एंगल्स होता है अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। मतलब दो एंगल्स इसमें इक्वल होंगे 90 डिग्री के, और एक एंगल जो होगा, इसमें एंगल्स बना हुआ नहीं है इसलिए बता रहे, एंगल इज इक्वल्स टू 120 डिग्री होगा, देख सकते हो। ये पर्टिकुलर एंगल अपना हो जाएगा 120 डिग्री का, और बाकी जो दो एंगल्स हैं, जैसे मान लो ये और ये, अब देखो ये एंगल और ये एंगल, अच्छा ये दोनों आपका 120 90 डिग्री होंगे, ठीक है। Sorry. हाँ, ये दोनों एंगल्स आपके 90 डिग्री होंगे, और ये वाला एंगल जो है ये आपका 120 डिग्री होगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, इसमें गामा गामा अल्फा बीटा सब का वैल्यू, और दो आपके साइड्स इक्वल होंगे, जैसे a इज इक्वल्स टू b, है ना, तो मतलब ये a और b इक्वल हो गया, और ये वाला जो होगा साइड वाला सब डिफरेंट लेंथ का होगा, ठीक है। तो इसके बारे में वैसे बहुत बातें होंगी, हेक्सागोनल के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 क्रिस्टल लैटिस सिस्टम्स एंड 14 ब्रावाइज लैटिसेस, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसके बाद, ठीक है। ये आपका डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, लेकिन उससे पहले डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और आंसर्स तो आपको दे ही देंगे, ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपका सिंपल क्यूबिक है एससीसी। तो एससीसी में जैसा कि बताए थे कि एक कॉर्नर पे 1/8 एटम जाता है, और क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर्स होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स सिंपल क्यूबिक सेल में कितने होंगे, 1/8 इंटू 8, दैट इज इक्वल्स टू 1 एटम, ठीक है। बॉडी सेंटर, ये देखिए ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक का है डायग्राम। तो फेस सेंटर्ड के केस में आप देख सकते हैं कि कॉर्नर वाले हैं, ठीक है, और आपके फेस के सेंटर पे है, ये कॉर्नर्स वाले और फेस के सेंटर पे एटम्स है, और आधा एटम्स जैसा कि बताया था। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस क्यूब में होते हैं 6, तो हो गए फेस के हो गए 3 एटम्स, और आपके जो कॉर्नर्स पे हो गए 1/8 इंटू 8, मतलब एक एटम। तो इसका मतलब है 3+1 आपके फेस सेंटर्ड में होंगे 4 एटम्स क्यूबिक यूनिट सेल में, याद रखिएगा ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, ठीक है। और ये आपका बॉडी सेंटर हो गया, बॉडी सेंटर के केस में और सिंपल है, जो बॉडी के सेंटर में एक एटम गया, ठीक है, और हर एक कॉर्नर पे 1/8 एटम, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8, तो हो गया टोटल एक एटम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए आपके 2 एटम्स। तो याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 2, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 4, एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 1, ठीक है। ओके, तो दिस इज योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ओके, डू इट, आप लोग करो इसको। कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसका सॉल्यूशंस इवन अगर होगा तो हम पूरा का सॉल्यूशंस डाल दें, लेकिन जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो लोग जो क्वेश्चन पूछना चाहें अपना पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सेकंड वीडियो ऑफ सॉलिड स्टेट, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप लोग को बाद में भेजेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।